तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी की एक महामैराथन वीडियो है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को आज के एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए एक महामैराथन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महामैराथन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा 2010 से लगातार 2023 की बोर्ड परीक्षा तक आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इसी प्रकार यदि आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर जाओगे तो वहाँ से आप लोग पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको तैयार कर सकते हो। उसके अलावा यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार करना चाहते हो, तो उनका भी आपको एक वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की वीडियो आपकी होने वाली क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, उन प्रश्नों को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। क्लास 12 की बायोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और साथ ही में इस महामैराथन वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 97 93 44 44 81। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें किस प्रकार से आपको क्लास 12 बायोलॉजी के पूरी चैप्टर के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। और 2024 की बोर्ड परीक्षा यदि आप लोग देने वाले हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही में आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पेज को मैं हटाता हूँ और फिर उस पेज को लेकर के आते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लगभग हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं शुरू से लेकर के अंतिम तक। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये होता है अपरा वाला, तो इसे आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पूछा ना जाए, हर बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अपरा की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपरा के कार्य लिखेंगे। तो अपरा की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। अपरा, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो अपरा होता है वह संरचना होती है जिसके द्वारा जो जरायु स्तनधारी होते हैं उनके अंदर जो कह सकते हैं जो भ्रूण होता है या गर्भ होता है, वो आपका जो मात्रक यानी कि जो माता होती है उसके गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्रदान करता है। तो उसे ही हम लोग अपरा बोलते हैं, यानी कि जिस संरचना के द्वारा अपना पोषण प्रदान करता है उसे ही हम लोग अपरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपरा की परिभाषा हो गई, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद में फिर हम लोग अपरा के कार्य को देखेंगे।
तो अपरा के कार्य में हम लोगों से 2 कार्य पूछे गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 कार्य बताऊँगा कि यदि आप लोग एक भूल भी जाओ तब भी आप लोग 2 तो कर ही पाओगे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल कार्य पूछ लेगा तो आप लोग 3 कर देना तो और अच्छा रहेगा आपके लिए और अच्छा ही म नंबर मिलेंगे आपको। तो पहला प कार्य इसमें आप लोग बताओगे अपरा के कि अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि जो अपरा होता है, अपरा की सहायता से जो कह सकते हैं कि जो गर्भ होता है या भ्रूण होता है, उसको पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है अपरा की मदद से, ठीक है? दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताएँगे कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करता है। यानी कि जो अपरा होता है, उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है, वो आपका गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु जन्म में भी सहायता करता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से वृषण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि जो अपरा होता है, वो उत्सर्जन का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपके 3 पॉइंट हो गए अपरा के कार्य में, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो और अपरा भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो कि अपरा की परिभाषा क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग आज ही तैयार कर लो, अभी तैयार कर लो और इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो। यदि आप लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपको ये नोट्स आराम से मिल जाएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाओ। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी आपको अच्छे तरह से याद रखना है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र आखिर होता किस प्रकार से है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना करके देख लेना 1-2 बार। बहुत ही सिंपल सा मैंने चित्र बना करके आपको दिखा दिया है और आप लोग आराम से बना भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपका इस शुक्राणु का चित्र होता है, मानव शुक्राणु का, जिसमें आप लोग इस प्रकार से आप लोग देखेंगे जो इस प्रकार से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। ये जो आपका होता है इसे हम लोग गला बोलेंगे, नेक बोलेंगे। और ये जो बीच वाला चीज़ होती है इस प्रकार से इसको हम लोग मिडल पार्ट बोलते हैं और ये जो पूँछ जैसा होता है इसे हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है? ये इस प्रकार से आपका हो गया। इसमें हम लोग संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहला जो इस प्रकार से आपका होता है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे केंद्रक के जो ऊपर होता है इसे हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं और ये जो आपका रेड कलर का है ये आपका केंद्रक होता है जो कि आपका एन होता है और फिर नीचे यहाँ पर आप लोग दो पा रहे होंगे 2 बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है। पहले वाले को हम लोग बोलेंगे समप्रस्थ समीपस्थ तार केंद्र और दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे दूरस्थ तार केंद्र। इस प्रकार से आपका हो गया और फिर इस प्रकार से जो संरचना होती है इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना होती है। आप लोग बनाना चाहो तो बना करके एक बार देख लो। बहुत ही सिंपल सा है, 1-2 बार में आप लोग बनाओगे तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा और बाकी जो-जो चीज़ें इसमें लिखने लायक होती हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें ताकि आप लोग को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका हो जाता है कि आर्तव चक्र क्या है, विवेचना कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया, 2019 में, 20 में और 22 में और इस बार इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही आसानी से आ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो उत्तर में आप लोग बताएँगे कि मादा में रजोधर्म, अब ये रजोधर्म को ही हम लोग अतः चक्र बोलें या फिर रजोधर्म बोलें, बात एक ही होती है। तो आप लोग बताओगे कि मादा में रजोधर्म यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है और यह आपका 12 से 13 वर्ष की आयु काल से में प्रारंभ होता है। यानी कि जो मादा होती है उसमें जो आतरु चक्र होता है वो आपका यौनारंभ प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है और यह आपका जो मादा होती है उसमें 12 से 13 वर्ष की आयु काल में ही प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है। यानी कि 12 से 13 वर्ष में शुरू होगा और 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये समाप्त हो जाता है, आपका जो आतरु चक्र होता है। आगे आप उसमें बताएंगे कि निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय की दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं और यह लगभग आपका 28 दिन का होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। आगे आप लोग उसमें बताओगे कि इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है, यानी कि 28 दिन के बाद फिर क्या होगा, इसका रुधिर का स्राव हो जाएगा और इसी रुधिर के साथ अनिषेचित जो नष्ट हो चुका अंडा होता है वो भी योनि मार्ग से बाहर आता है और इसे ही हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। जो रुधिर स्राव होता है आपका लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है और एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि एसएच और एलएच हार्मोन जो आपका होता है, हार्मोन के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में भी कि आपका जो आंतरिक चक्र होता है वो किसके नियंत्रण से होता है। तो आप लोग बताएंगे कि एफएसएच और एलएच हार्मोन के नियंत्रण से ही यह क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन था आप लोगों ने समझ लिया होगा। काफी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आपका होता है, आंतरिक चक्र क्या है। तो इसे आप लोग अभी के अभी तैयार कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो, रट लो, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर लो आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मनुष्य में निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2023 में क्वेश्चन आया भी था, तो इसीलिए इस बार भी इसकी संभावना है आने की, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है निषेचन का जो टॉपिक होता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर युग्मक, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलेंगे, के मादा युग्मक यानी कि अंडाणु के साथ संलयन से जो युग्मनज यानी कि टूयन का बनने की जो क्रिया होती है, उसको ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। नर युग्मक क्या होता है? मनुष्य में आपका शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक आपका हो जाता है अंडाणु। तो जो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उससे क्या होगा? युग्मनज यानी कि टूयन का निर्माण होगा, और उस निर्माण होने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि निषेचन के लिए जो नर होता है वो मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन पाथ पर स्खलित करता है, और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ये पॉइंट भी आपको याद करने लायक है कि जो मनुष्य होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य में कैसा निषेचन होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है, और शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप इसमें बताओगे कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित अगुणित केंद्रक मिलता है। यानी कि जो अंडाणु होता है उसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक अगुणित केंद्रक होता है, और अगुणित केंद्रक के साथ ही जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में भी उपस्थित एक आपका अगुणित केंद्रक मिलता है, जिसके फलस्वरूप टूयन यानी कि गुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया ही आपकी आपकी कह सकते हैं कि निषेचन कहलाती है। तो इस प्रकार से निषेचन प्रक्रिया पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ों को लिख दिया है, और इसे आप लोग समझ भी लीजिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यदि आपसे अति लघु में पूछा जाता है तो आप लोग इतना भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कर दोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखने में कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जितना आप लोग लिख दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना ही आपके पास समय बचेगा उसी अनुसार आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टी लगा देना है, क्योंकि ये जो आपका परागण है ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है, और निषेचन भी आपका अलग से पूछा जा सकता है, और अंतर में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर अलग अलग से पूछेगा तब भी आप लोग उसका उत्तर बता पाओगे, और अगर एक साथ यदि आपसे डिफरेंस बिटवीन में पूछ लेगा तो भी आप लोग उसका आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग परागण की हेडिंग लगाएंगे इस प्रकार से, फिर हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे परागकण में कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो आपकी परागण कहलाती है। यानी कि परागण की परिभाषा क्या होती है कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग परागण बोलते हैं। उसी में यदि हम लोग निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन में आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही आपका निषेचन कहलाता है। यानी कि जब आपका नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। ये दोनों में आपका पहला पहला पॉइंट हो गया। आगे हम लोग परागण में दूसरा पॉइंट बताएंगे कि यह दो प्रकार का होता है। यानी कि जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। अब निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन और एक आपका होता है द्विनिषेचन। ठीक है, इस प्रकार से आपका दो दो पॉइंट हो गए। वहीं पर यदि हम परागण की में तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों में होता है। यानी कि जो आपका परागण होता है आपका अनेक माध्यमों से होता है, जैसा कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया आदि से आपका परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहीं पर यदि हम निषेचन की बात करेंगे तो इसमें आपका माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसमें परागण में जो आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। यानी कि जो परागण की जो क्रिया होती है वो बीजांड के बाहर होती है, और वहीं पे यदि हम निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपका जो परागण और निषेचन का जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपका हो जाता है कि आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये, और ये चित्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए यदि आप लोग 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको चित्र को अच्छे तरीके से बना लेना है, और चित्र इस प्रकार से बना हुआ है आप लोग देख सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने बना करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा एक बार फिर से आपके सामने बना करके इस प्रकार से दिखा दूंगा। तो हम लोग को चित्र क्या बनाना है, हमको चित्र बनाना है आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड का लंब काट का हम लोग को नामांकित चित्र बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। तो चित्र हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें
एक तरीका आप लोग देखोगे किस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है, वो आप लोग को यहाँ पर आइडिया आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसको बनाओगे भ्रूणकोश को, इस प्रकार से हो गया। अब भ्रूणकोश में आप लोग जानते हैं कि 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है। इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। नीचे की कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और ऊपर की कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ये आपका हो जाता है अध्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बनाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, कोई इसमें मंत्र थोड़ी पढ़ना है। इस प्रकार से आपका ये बीजांड हो गया। उसके यहाँ पे हम लोग इसका नामकरण कर देना है। ठीक है, नामकरण हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इस वाली चीज को हम लोग क्या बताएंगे, जो आपका द्वार दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, अब जो बीजांड द्वार की जो अपोजिट वाली साइड होती है, यहाँ पर जहाँ पर अध्यावरण नहीं होता है, ये जो अपूर्ण होता है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये चीज जो आपकी क्या होती है, इसे हम लोग अध्यावरण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अध्यावरण। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका जो ये 3 कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं हम लोग उसको। फिर आपको जो ये अब जो बीच में वाला जो कोशिका होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक बोलो, या फिर आप लोग द्वितीयक कोशिका बोल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, द्वितीयक आप लोग कोशिका बता सकते हो इस प्रकार से। फिर जो आपका नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाली कोशिकाएं, इसकी जो अगल बगल वाली कोशिका होती है, इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, सहायक। और जो बीच वाली कोशिका होती है, इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जो आपका मादा युग्मक होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। उसके यहाँ पे आपका जो ये चीज होती है, इसे हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। और बीजांड वृंत जहाँ से आपका जुड़ा होता है, इसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में जितनी भी चीजें थी, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को पीछे पीछे करके देख सकते हो आराम से, कोई भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। सारी चीजें आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस प्रश्न होने वाला है कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपका जो चैप्टर होता है मानव जन्म, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो आपका होता है, वो लघु उत्तरीय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो इसे आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का जो तापमान होता है, वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये, और आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका वृषण होता है, वो शरीर से बाहर उपस्थित होता है, वृषण कोश में उपस्थित होता है। अब ये वृषण कोश में क्यों उपस्थित होता है, शरीर से बाहर क्यों होता है वृषण, तो आपको ये चीज समझ लेना है कि जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान ज्यादा होता है, और वृषण कोश का जो तापमान होता है, वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जो शरीर का तापमान ज्यादा होता है, तो उस पर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, और जो वृषण कोश होता है, उसका तापमान कम होता है, तो उस पर ही आपका शुक्राणु का निर्माण संभव है। इसी की वजह से जो आपका वृषण कोश होता है, उसी में आपका वृषण आ जाता है। जन्म के समय जो आपका वृषण होता है, वो वृषण कोश में आ जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि वृषण में ही आपका कह सकते हैं कि नर युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए जरूरी होता है, यदि आपका बाहर नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब वृषण कोश में नहीं आएगा, तो फिर वहां पर कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है और वृषण कोश का कम होता है। इसी की वजह से वृषण आपका जो होता है, वृषण कोश में आ जाता है। ये सारी चीजें इस प्रश्न में मैंने आपको बताई, उत्तर में बताई। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। यदि क्वेश्चन आता है, इतना आप लोग करोगे, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी एक नंबर आपका कटेगा नहीं। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता लिखिए। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा, तो अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछेगा, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आपको इसे तैयार करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग लगाएंगे कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में
निम्नलिखित अंतर है। तो अंतर में सबसे पहले आप लोग शुक्राणुजनन इधर लगाओगे हेडिंग और अंडाणुजनन का इधर हेडिंग लगा दोगे। फिर आप लोग पहला अंतर बताओगे शुक्राणुजनन में कि यह प्रक्रिया जो होती है वो विषण में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शुक्राणुजनन जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु का निर्माण आपका विषण में होता है। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि शुक्राणुजनन की जो प्रक्रिया होती है आपकी विषण में होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हो गया है। उसी में अंडाणुजनन में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह प्रक्रिया आपकी अंडाशय में होती है। तो इन दोनों जो पॉइंट मैंने बताया पहले पहले इन दोनों को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणुजनन में आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है और वहीं पर अंडाणुजनन में इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। बहुत ही सिंपल सा है, इसे भी आपको समझ लेना है। लास्ट में आप लोग बताओगे शुक्राणुजनन में कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग अंडाणुजनन की बात करेंगे तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इन दोनों में समानताएं समझेंगे कि इनमें समानताएं क्या होती हैं। तो समानताएं की सबसे पहले आप लोग इसका हेडिंग लगाओगे समानताएं का कि शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में समानताएं। तो उसमें आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दोनों क्रियाएं 3 अवस्था में पूर्ण होती है, यानी कि जो दोनों क्रियाएं होती हैं शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन ये आपकी 3 प्रावस्था में पूर्ण होती हैं। तीनों प्रावस्था आपकी इस प्रकार से होती है। पहला आपका होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो इस प्रकार से जो आपका शुक्राणुजनन होता है उसमें भी ये तीनों अवस्थाएं होती हैं और अंडाणुजनन में भी ये तीनों आपकी अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया समानताओं में। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग बताएंगे कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही आपका शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला है कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, दोनों में हम लोग को अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर डाल करके हेडिंग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट लिखोगे कि यह क्रिया पुंकेसर के पराकोष में होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लघु बीजाणु जनन होता है वो आपका पुंकेसर के पराकोष में होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी में हम लोग गुरु बीजाणु जनन में पहला पॉइंट देखेंगे, तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन होता है आपका बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। अब हम लोग इसमें दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो आपका लघु बीजाणु जनन होता है इसमें परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग नरयुग्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि लघु बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण होता है और जो आपका गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें आपका भ्रूणकोश का निर्माण होता है, या फिर गुरु बीजाणु या फिर भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें दो दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके यहाँ फिर लघु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन में आपके 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं जो कि आपके चारों के चारों सक्रिय होते हैं। वहीं पर यदि हम लोग गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 4 तो प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, यानी कि 4 प्राप्त होंगे लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे। तो केवल और केवल एक ही बचता है जो कि आपका हो जाता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में जो भी आपका अंतर था मैंने आपको बता दिया है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है, दोनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे भ्रूणकोश में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह आपका अगुणित यानी कि n होता है। वहीं पर यदि हम लोग भ्रूणपोष की बात करेंगे तो आपका ये त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है, यानी कि 3n होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो नरयुग्मक होता है जब आपका द्वितीय केंद्रक के साथ जब आपका संलयन करता है तो उसे हम लोग त्रिगुणन बोलते हैं या फिर त्रिसंलयन बोलते हैं। इसी के कारण आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, अब भ्रूणकोश में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसका विकास आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। वहीं पर भ्रूणपोष की बात करेंगे तो इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। तो दो पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आपका हो जाता है कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है। ठीक है, जो आपका भ्रूणकोश होता है आपका भ्रूण के विकास में सहायक होता है और जो आपका भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी कि ये भ्रूण जो आपका भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूणकोश की बात करेंगे तो इसमें भोजन संचित नहीं होता है, भ्रूणपोष में आपका भोजन संचित होता है, क्योंकि यही आपका पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसी वजह से इसमें पोषण कह सकते हैं कि भोजन संचित होता है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है और इसे अच्छे तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। कोई इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ही सिंपल सा चित्र होता है और सिंपल से चित्र में आप लोग आराम से बना सकते हो, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या होती तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हो। तो आपका जो इस प्रकार से बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लाइव में आपको बना करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये बनता है। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, सबसे पहले इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये ऊपर हो गया और सेम इसी प्रकार से आपका नीचे भी हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से चित्र बन जाता है, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हो। इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। अब इसमें क्या क्या कर देना है, आपको इसी तरीके से भर देना है, बस आपको कुछ करना नहीं, इसमें ऐसे भर देना है, ऐसे कर देना है। और इसमें भी आपको इसी प्रकार से भर देना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ बनाना है और इस प्रकार से यहाँ बनाना है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका परागकण होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको दिखा भी सकते हो कि आपका परागकण होता है, ये आपका परागकण होता है। यहाँ पर एक संवहन बंडल होता है, हम लोग संवहन पूल भी बोल सकते हैं, जो कि चित्र में आप लोग देख ही सकते हो। और फिर ये आपका ये ऊपर वाला त्वचा होती है, हम लोग अधिचर्म बोलते हैं, ये आपका रंध्रक होता है। तो इस प्रकार से जो परिपक्व परागकोश होता है उसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र इस प्रकार से हो जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा लेना है। क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का भी हम लोग को वर्णन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके उत्तर में बताएंगे कि आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब आपका नरयुग्मक जो होता है, जब आपका द्वितीय कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उससे हम लोग त्रिसंलयन बोलते हैं। और त्रिसंलयन के फलस्वरूप ही आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी कारण ये आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप उसमें बताएं कि आवर्तबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें आप लोग 3 प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार आपका होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, और दूसरा आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा आपका होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इस प्रकार से तीनों प्रकारों को आप लोगों को समझ लेना है, बस आपका ये जो क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केंद्रीय भ्रूणपोष के बारे में समझेंगे। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो तो बार बार विभाजित होता रहेगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हम उसको केंद्रीय भ्रूणपोष बोलते हैं। दूसरा इसमें हो जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। यानी कि कहने मतलब ये है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इसमें आपका कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको कोशिकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। इस प्रकार से आपका ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपका इसमें हो जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक पाया जाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष के प्रकार क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। वो आपका होने वाला है कि समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 15 में और 22 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको पता होना चाहिए कि समयुग्मजी क्या होता है और साथ ही में विषम युग्मजी क्या होता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि समयुग्मजी का परिभाषा क्या होता है और साथ ही में उसका उदाहरण क्या होता है। और इसी प्रकार से आपको विषम युग्मजी के बारे में भी उसकी परिभाषा एवं उसका उदाहरण पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समयुग्मजी की बात कर लेते हैं और समयुग्मजी का सबसे पहले हम लोग उत्तर देखेंगे, यानी कि उसकी परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद हम लोग विषम युग्मजी की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग समयुग्मजी हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हो कि लंबापन, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। वहीं पर यदि हम लोग बौनापन की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये भी आपका स्मॉल टी यानी कि ये भी समान प्रकार का है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जब एक लक्षण के 2 जीन होते हैं, जब समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण में आप लोग लंबापन, जिसमें आपका कैपिटल टी बता सकते हो और साथ ही में बौनापन में स्मॉल टी बता सकते हो। तो इस
प्रकार से समयुग्मजी हो जाता है। फिर हम लोग विषम युग्मजी की बात करें तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स जो आपके होते हैं वो असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो उससे हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शंकर लंबा पौधा, उदाहरण में आप लोग बता सकते हो शंकर लंबा पौधा। यहाँ पर क्या हो रहा था, लंबापन या तो हो रहा था या फिर बौनापन हो रहा था। तो लंबापन में आप लोग कैपिटल टी स्मॉल थे और बौनापन में आपका हो रहा था स्मॉल टी। लेकिन जब आप लोग शंकर लंबे पौधे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि क्या होगा, ये मध्य में, यानी कि ना बौना होगा और ना ही बहुत ज्यादा लंबा होगा, यानी कि बौना और लंबे के बीच में आपका ये होगा। तो इसीलिए हम इसको शंकर लंबा पौधा बोल देंगे और ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये आपका विषम युग्मजी होता है और ये आपका समयुग्मजी होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। समयुग्मजी की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो हम लोग समयुग्मजी बोलते हैं। उदाहरण के रूप में बता सकते हो लंबापन कैपिटल टी, बौनापन स्मॉल टी। विषम जब आप लोग बताओगे कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हो शंकर लंबा पौधा यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंडल के प्रभाविता का नियम जो आपका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 में, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। पहले आप लोग क्वेश्चन लगाओगे इस प्रकार से, उसका फिर आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे कि प्रभाविता का जो नियम होता है किस प्रकार से होता है ये समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे प्रभाविता का नियम, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं, जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इससे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी प्रथम पीढ़ी जो होगी उसमें आपके केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यह चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना इस प्रकार से, उदाहरण के रूप में आप लोग समझ सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही जोड़ी के अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच संकरण करा रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं, शुद्ध लंबा ले रहे हैं, साथ ही में शुद्ध बौना ले रहे हैं। तो शुद्ध लंबा आपका हो जाएगा कैपिटल टी और शुद्ध बौना आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ से जो आपका युग्मक बनेगा आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, केवल कैपिटल टी हो जाएगा। और यहाँ का जो युग्मक आपका बनेगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। फिर ये दोनों जो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा ये आपका 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे जब हम लोग एक जोड़ी वाले अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे और साथ ही में, और इस नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। जनक आपका हो जाएगा शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं। और फिर आपका यहाँ से युग्मक बनता है। फिर युग्मक जब आपका आपस में मिलता है तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि प्रभाविता का जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि ये आपका प्रभाविता का नियम होता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा को बता देना है, उसके बाद में फिर आपको ये भी लिख करके बता देना, इस प्रकार से ग्राफ बना देना, इस प्रकार से आपको समझा देना लिख करके, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पूरी चीज़ों को। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। सारे प्रश्न जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आनुवांशिक रोग क्या है। डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है और उससे क्या लक्षण होते हैं। अभी आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 7 में, 10 में, 11 में, 15 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि आनुवांशिक रोग क्या है। सबसे पहले हम लोग को उस चीज को बताना है। फिर हम लोग को डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है उसको बताना है। उसके बाद फिर जिस भी व्यक्ति को मंगोली जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे अनुवांशिक रोग के बारे में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग क्या है। तो आप लोग अनुवांशिक रोग की हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वह रोग जिनका वाहन जीन्स या
गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता, ये दोनों आपके अनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं। और ये रोग आपका इस प्रकार से होता है कि इसमें आप लोग परिभाषा में बता ही सकते हैं कि वह रोग जिनका वहन जीन्स करे या फिर गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है, उसे हम लोग अनुवांशिक रोग बोलते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बता ही दिया है, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता। फिर आगे हमसे पूछा गया था इसमें कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो अब आप लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है बताइए। तो आप लोग ये चीज बता सकते हो कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता बोलते हैं। और इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 47 हो जाती है, क्योंकि होना ये चाहिए कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें भी आपके 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए। लेकिन जब 2 के बजाय 3 हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। और फिर आपका जो मनुष्य होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 की जगह 47 हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि डाउन सिंड्रोम जो आपका होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 होती है। इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसमें कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में आप लोग बता सकते हो कि इनकी जो गर्दन होती है वो मोटी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, आदि प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं पर इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22 में, 20 में, यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, प्लस में आपके बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हम लोग को यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूरी जानकारी देनी, किस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता होता है। तो आप लोग बताओगे सबसे पहले कि अपूर्ण जो प्रभाविता होती है, अपूर्ण प्रभाविता, इसकी खोज की थी कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबासी पौधों में की थी। यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है इसकी खोज कार्ल कारेंस ने गुलाबासी पौधों में किया था। तो इसलिए आप लोग ये चीज यहाँ पर याद रखोगे कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी और किसमें की थी, तो आप लोग बता सकते हो कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस ने की थी और गुलाबास के पौधे में की थी। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग अपूर्ण प्रभाविता की टिप्पणी के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि जब दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें ना ही आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, बल्कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच के लक्षण दिखाई देंगे। तो उसे ही हम लोग अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों को लिया है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए लाल पुष्प लिया है और सफेद पुष्प लिया है। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग संकरण कराएँगे तो क्या चीज़ें प्राप्त होंगी उसे हम लोग को समझना है। लाल पुष्प को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और आपका जो यानी कि जो सफेद पुष्प है इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका लाल पुष्प है यहाँ से आपका युग्म निकल करके आएगा कैपिटल आर, और जो आपका सफेद पुष्प है यहाँ से आपका युग्म निकल करके आएगा स्मॉल आर। तो ये दोनों जो आपस में मिलेंगे आपके, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से आपका बन जाएगा संतान, जो कि आपकी 100% गुलाबी पुष्प होगी। यानी कि ना ही वो आपकी पुष्प जो आपकी होगी वह ना ही लाल होगी और ना ही वह सफेद होगी, बल्कि वो दोनों के मध्य में होगी, यानी कि गुलाबी होगी। तो इसलिए आप बता सकते हो कि जो आपकी F1 पीढ़ी होगी उसमें जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी कैसी होगी, गुलाबी पुष्प होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको और इसी के साथ एक और लेकर के आते हैं, फिर दोनों को हम लोग जब संकरण कराएँगे तो फिर क्या होगा उसे भी आइए समझ लेते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, 100% जो गुलाबी पुष्प है इनका हम लोग इन्हीं के साथ में स्वसंकरण कराएँगे, इस प्रकार से कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, संकरण कराएँगे हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर से। तो क्या होगा, यहाँ से आपका युग्मन निकल कर के आएगा कैपिटल आर और यहाँ से आपका युग्मन निकलेगा स्मॉल आर, और वही सेम चीज़ यहाँ से भी निकल कर के आएगी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसका जब हम लोग खाना बना करके निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, कैपिटल आर ऊपर लिखोगे आप लोग, स्मॉल आर लिखोगे, फिर नीचे
नीचे आप लोग कैपिटल और स्मॉल आर लिखोगे, फिर आप लोग जो इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, और जब आपका कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब आप लोग क्या करोगे स्मॉल आर को कैपिटल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब आप लोग स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी यहाँ पर जब आप लोग अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक जो पुष्प प्राप्त होगा आपका होगा लाल पुष्प, और एक आपका होगा सफेद पुष्प। बाकी जो 2 पुष्प प्राप्त होंगे आपको कैसे होंगे, गुलाबी पुष्प। यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपका हो जाएगा 1:2 और रेशियो 1, और आपका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2 रेशियो 1। तो इस प्रकार से आपका अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूर्ण जानकारी मैंने आपको समझा दी है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में देख सकते भी आप लोग, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो पूरा प्रोसेस यानी कि पूरा आंसर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो में बताई गई सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी लोग टॉपर ग्रुप के मेंबर हैं उनको ये सारा पीडीएफ ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, हम लोग को वो चीज सबसे पहले इसमें बतानी है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो मानव में लिंग निर्धारण होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मानव होता है उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो आपका पहला प्रकार होता है वो आपका दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और यौन संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। यानी कि कहने मतलब ये है कि जो आपका दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं ये आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और साथ ही में संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी होते हैं। फिर आपका दूसरे पॉइंट में आपका आ जाता है गुणसूत्र, जो आपका होता है लिंग गुणसूत्र। ये आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन हैं जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। यानी कि टोटल मैंने आपको बताया है कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह चीज आपको पहले से पता है। तो जो आपका दैहिक गुणसूत्र होते हैं आपके 22 जोड़ी होते हैं, और जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है आपका 1 जोड़ी होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वही ये निर्धारित करते हैं कि जो संतान है वो नर है या फिर मादा। ये चीजें लिंग गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो मानव होता है उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला आपका होता है दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। ये आपके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और साथ ही में संख्या में 22 जोड़ी होते हैं। यानी कि टोटल कितने होते हैं, 44 होते हैं। और वहीं पे हम लोग लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे तो ये आपके लिंग निर्धारण करने वाले जीन होते हैं, जो कि संख्या में कह सकते हैं कि 1 जोड़ी होते हैं, जो कि आपको अब 2 बांध सकते हो। तो इस प्रकार से आपके 2 यहाँ से और 44 यहाँ से कितने हो गए, 46 हो गए, और 22 एक 23 जोड़ी, यानी कि 23 जोड़ी होता है प्लस 46 आपका गुणसूत्र होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपको ये सारी चीज समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग लिंग निर्धारण की जो XY विधि है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है उसको अब आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। तो जो नर होता है, नर में आपके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो मादा होती है उसमें भी आपके 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो कि मादा होती है उसमें जो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो मादा होती है उसमें आपके जो दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं आपके एक्स एक्स होते हैं, और जो आपका नर होता है उसमें जो आपके दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें से आपका एक होता है एक्स और एक का आपका होता है वाई। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। जब आपका जो मादा होगी, जब मादा का जो एक्स होगा, जब आपका जो आपका नर है, नर के जब एक्स से मिलेगा, यानी कि जो मादा है, मादा का जब एक्स आपका नर के एक्स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका यहाँ पर एक्स एक्स, यानी कि लड़की बन जाएगी। और जब फिर मादा का जो एक्स होगा वो पुरुष के वाई से मिलेगा तो आपका यहाँ पर एक्स वाई यानी कि लड़का बन जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो आपका मादा होती है उसमें 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों आपके एक्स एक्स होते हैं, और जो नर होता है उसमें भी आपके 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें आपका एक एक्स होता है एक आपका वाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये चीज आपको यहाँ पर सबसे पहले समझ लेना है। तो अब हम लोग बात करेंगे, जो आपका मान लीजिए मादा है आपका, तो ये आपका क्या है, एक्स एक्स है, और जो आपका नर है आपका एक्स वाई है। तो यहाँ से आपके 2 युग्मक बनेंगे ना, एक आपका बन जाएगा एक्स और एक आपका बन जाएगा एक्स, यानी कि अंडाणु हम लोग मानेंगे तो जो अंडाणु होता है उसमें आपका क्या होगा, एक्स होगा। इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे। फिर वहीं पर यदि हम लोग नर की बात करेंगे तो यहाँ से आपके 2 युग्मक बनेंगे, आपका होगा एक्स वाला, एक आपका होगा वाई वाला। तो जब आपका जो मादा युग्मक होगा, जब आपका मादा आपका जो ये वाला मान लीजिए, ये वाला जो आपका युग्मक है, जो आपका मादा होगा, जब मादा का जो एक्स होगा वो जब आपका कह सकते हैं कि जो नर होता है, नर वाले एक्स, यानी कि ये वाला चीज यहाँ से आकर के जब आपका नर वाले एक्स से मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, एक्स एक्स, यानी कि पुत्री, यानी कि कह सकते हैं लड़की बन जाएगा।
वहीं पर जब आपका जो मादा का जो एक्स होगा वो आपका यहाँ से जाकर के यहाँ पर वाई में मिलेगा, यानी कि जो आपका मादा का एक्स होगा यहाँ से जो पुरुष का यानी कि नर का जो वायु होता है उससे मिलेगा, तो फिर आपका यहाँ पर एक्स वाई यानी कि पुत्र का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आप दूसरे युग्म की बात करेंगे तो इसमें आप बता सकते हैं ये भी आपका एक्स है, तो जब आपका ये जो आपका एक्स होगा ये भी आपका आप कह सकते हैं कि नर के एक्स से मिलेगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा पुत्री। उसके बाद में फिर आपका जो एक्स होगा यहाँ से जब आपका ये वाई से मिल जाएगा, यानी कि वायु यानी कि नर का जो वायु होता है, वायु गुणसूत्र होता है उससे जब मिलेगा, तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई यानी कि पुत्र। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो इसी प्रकार से होता है। जब मादा का एक्स नर के एक्स से मिलेगा तो फिर आपका वहाँ पर मादा बन जाएगी, और जब मादा का एक्स आपका नर के वाई से मिल जाएगा तो फिर आपका वहाँ पर कह सकते हैं कि नर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका नर होता है उसमें आपके एक्स वाई होते हैं, और जो मादा होती है उसमें आपका एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर जब आपका जो एक्स होगा वो अगर वाई से मिल जाएगा यहाँ से नर से, तो फिर आपका वहाँ पर एक्स वाई यानी कि लड़का बन जाएगा, और जब आपका एक्स जो आपका होगा वो आपका जब एक्स से मिल जाएगा तो यहाँ पर एक्स एक्स यानी कि लड़की बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे लिंग निर्धारण होता है मनुष्य में किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए, रेखा चित्र मैंने आपको बता दिया, इसे आप लोग कॉपी में बना लीजिए। और साथ ही में यदि आपसे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो आप लोग रेखा चित्र बनाने के साथ में कुछ डिटेल भी लिख सकते हो। जो नर होता है उसमें आपके 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक आपका होता है एक्स, एक आपका होता है वाई। फिर आप लोग आगे बता सकते हो कि जो मादा होता है उसमें आपके जो दोनों लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो दोनों आपके एक्स एक्स होते हैं। तो बता सकते हो कि जब आपका मादा का एक्स जो आपका नर के एक्स से मिलता है तो आपका कह सकते हैं कि पुत्री का निर्माण होता है। और फिर आगे आप लोग बता सकते हो कि जब आपका मादा का एक्स जब आपका पुरुष के वाई से मिलता है तो यहाँ से आपका पुत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हो। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपकी बोर्ड परीक्षा में आज से आप लोग देख भी सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10-12 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ से निकाल करके मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 18 में, 19 में यानी कि 5 बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताना है, आप कह सकते हैं कि टिप्पणी बताना है, परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे जीनोटाइप की परिभाषा में, तो आप लोग बता सकते हो जीनोटाइप हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जो जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है वह जीव की जो जीनी संरचना होती है वो प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है वह जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको उनसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और जो जीनोटाइप होता है वो आपका जीव के जो आनुवंशिक संगठन होते हैं उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग जीनोटाइप के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है। आप इसमें बताओगे कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। क्या होता है, जो कोई जीव है उसके जो बाह्य लक्षण होते हैं उसको ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव आप लोगों ने देखा तो वो आपका कैसा है, जैसे मान लीजिए उसकी आंख है, आंख का रंग हो गया, साथ ही में कह सकते हैं कि जो पौधा हो गया, पौधे का लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, यानी कि ये चीज बाहर से आपको दिखाई दे जाती है, तो वही आपका फिनोटाइप होता है। यानी कि किसी जीव के जो बाह्य लक्षण को फिनोटाइप हम लोग बोलते हैं, जो जीव में बाहर से ही दिखाई दे जाता है, जैसा कि लंबापन, बौनापन, आँख का रंग, ये सब आप लोग बाहर से देख सकते हो, तो इसीलिए आप लोग इसे फिनोटाइप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मेंडल के 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम होता है उसे भी मैंने आपको पहले वीडियोस में करा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंडल के पृथक्करण का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रभाविता का नियम होता है, जो कि आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है, और साथ ही में आपका कह सकते हैं कि और ये तीनों एक साथ में आपके दीर्घ में भी आ सकते हैं। तो उसके बाद में फिर आपका पृथक्करण का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए अब हम लोग मेंडल का जो पृथक्करण का नियम होता है उसको हम लोग समझेंगे। ये आपका मेंडल का द्वितीय नियम भी होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 में, 22 में, 23 में 3 बार पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है ये। तो इसीलिए आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।
तो चलिए देखते हैं पृथक्करण का नियम किस प्रकार से होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था। आगे आप लोग इसमें बताओगे लेकिन दूसरी जो पीढ़ी होती है इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। होता ये है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे एक निश्चित अनुपात में, तो उसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हो उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक आप लोगों ने शुद्ध बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम लोग कैपिटल टी से दर्शा दिए और शुद्ध बौने पौधे को हम लोग स्मॉल टी से दर्शा दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना आपके जनक हो गए। तो यहाँ से जो आपका शुद्ध लंबा है, यहाँ से आपका जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और जो शुद्ध बौना होगा यहाँ का जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये आपका हो जाएगा युग्मक। क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी आपका युग्मक हो जाएगा। तो फिर जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। वो ना ही बहुत ज़्यादा लंबे होंगे और ना ही वो बौने होंगे, यानी कि बौने और लंबे के बीच के होंगे, तो उसे हम लोग 100% संकर लंबे पौधे बोलेंगे, जो कि आपकी प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। तो ये आपका प्रभावी लक्षण इसमें दिखाई देगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम लोग स्वासंकरण कराएंगे, तो फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक ही निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो जब आप लोग क्या करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि स्वासंकरण कराओगे, तो यहाँ से आपका युग्म निकल कर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ का भी युग्म सेम रहेगा इस प्रकार से। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, पुनेट चौखाना बनाएंगे और चौखाने की मदद से हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चौखाना इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपर आप लोग ये वाला युग्म लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे आप लोग ये वाला लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यानी क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। फिर आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबा पौधा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आपका कैपिटल स्मॉल टी जब कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा संकर लंबा पौधा। और फिर जब आपका स्मॉल टी मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध बौना पौधा। तो इसमें आप लोग बता सकते हो जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 3:1। ठीक है, एक प्रभावी लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहा है और अप्रभावी लक्षण 1 है। जीनोटाइप अनुपात में आप बता सकते हो कि 1:2:1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है एक शुद्ध लंबा पौधा, ये आपके संकर लंबे पौधे और ये आपका बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि बहुत बार, यानी कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है उसको अच्छे से समझ लेना है। ये दोनों आपके अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि डीएनए क्या होता है उसके बारे में बताइए, तो आप लोग इतना लिख दोगे। और यदि आपसे आरएनए के बारे में पूछ ले तो आप लोग इतना लिख सकते हो। और यदि आपका ये दोनों अंतर में पूछा जाएगा जो कि आपके हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग ये पूरा लिखोगे। तो क्या क्या लिखोगे, पूरा चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो इस प्रकार से, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इधर डीएनए का हेडिंग लगा दोगे, इधर आप लोग आरएनए का हेडिंग लगा दोगे। तो इसमें आप लोग डीएनए में पहला पॉइंट बताओगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए आपका होता है ये आपका मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए आप लोग पहला पॉइंट इसमें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आरएनए में पहला पॉइंट देखते हैं। तो डीएनए में मैंने आपको बताया कि आपका केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है ये आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में जो एक एक पॉइंट थे मैंने दोनों आप एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। फिर हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और जो आपका आरएनए होता है इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो दो पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में आपका जो तीसरा पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इसमें
AGTC, यानी कि ए मतलब होता है एडेनिन, जी मतलब होता है ग्वानिन, टी मतलब होता है थाइमिन और सी मतलब होता है आपका साइटोसिन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में भी आपका सेम पाया जाता है, बस केवल जो आपका थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका आरएनए होता है इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जो आपका डीएनए होता है आपका आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए जो आपका होता है वो आपका प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, मुख्यतः क्या करता है आरएनए आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, यानी कि क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में 13 बार पूछा गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी। तो इसे आप लोग जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपका ये क्वेश्चन अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया है, 2016 में, 19 में, 20 में और 22 में। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो आपका होता है आखिर क्या होता है और मानव जीवन में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या महत्व होता है। इसको हम लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद में फिर आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आपको बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर अति लघु में आएगा तो भी आपको इसी में से थोड़ा सा लिख देना है, लघु में आएगा तो भी आपको मैं बताऊंगा कितना लिखना है, और दीर्घ में आ जाता है तो भी मैं आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में जितनी भी चीजें होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की परिभाषा बताएंगे। तो आप लोग बताएंगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में आता है तो आपको बस इसकी परिभाषा लिख देनी है। तो क्या लिखोगे आप लोग कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की जो मैचिंग के द्वारा जब हम लोग किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसको ही हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो आप लोग इतना कर देंगे। फिर आप लोग आगे से बताओगे कि जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है, यदि आपसे अति लघु में या फिर बहुविकल्पी पूछ लिया जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के प्रश्न में अगर ये क्वेश्चन आता है अति लघु में आए तब भी आप लोग ये कर सकते हो, लघु और दीर्घ में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि प्रत्येक जीव की जो डीएनए संरचना होती है तथा आनुवांशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। यानी कि जो आपका प्रत्येक जीव होता है उसमें जो डीएनए संरचना होती है वो सबसे भिन्न होती है। यानी कि किसी भी जीव में एक जैसा नहीं होता है, हर एक जीव का अलग अलग डीएनए संरचना होती है। तो इसीलिए आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जो जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि को समझेंगे कि किस विधि के द्वारा हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, किससे करते हैं, किस प्रकार से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आखिर होती है, उसको अब हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो आपको इतना कर सकते हो, लेकिन जब आपका लघु में आएगा फिर दीर्घ में आएगा तो फिर आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि भी बतानी पड़ेगी और साथ ही में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के क्या उपयोग होते हैं उसको भी बताना पड़ेगा, यानी कि उसका महत्व भी बताना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे इसमें समझेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि किस प्रकार से होती है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सा 2-4 लाइन आपको समझ लेना है, बस आपको समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग बताओगे कि डीएनए को पृथक करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डीएनए को पृथक करेंगे। अब डीएनए हम लोग शुक्राणु से भी कर सकते हैं, रक्त से भी कर सकते हैं, कंकाल से भी कर सकते हैं। तो जहां से भी हमको डीएनए मिलेगा वहां से हम लोग डीएनए को पृथक कर लेंगे। शुक्राणु से मिले तो शुक्राणु से, रक्त से मिले तो रक्त से, कंकाल से मिले तो कंकाल से।
उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आपका आता है विधि में कि डीएनए को काटना, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए को काटेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें करोगे जेल विद्युत कण संचालन करना। पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग डीएनए को पृथक करोगे किसी भी चीज से, जैसे आप शुक्राणु से करते हो या फिर रक्त से करते हो या फिर कंकाल से करते हो। उसके बाद फिर हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसको काटेंगे। फिर हम लोग जेल विद्युत कण संचालन करेंगे और फिर हम लोग चौथा पॉइंट जिसमें आपका हो जाएगा प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ हम लोग जोड़ देंगे और फिर लास्ट में हम लोग फिंगरप्रिंट निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि होती है। 5 पॉइंट आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो इतना आप लोग लिख दोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे बोर्ड परीक्षा में तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर इसमें लास्ट में आपको समझना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग बताइए। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बताएंगे और आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहो, बोर्ड एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आपको नहीं भी याद आ रहा हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको सारी चीजें पहले से पता होंगी। पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पैतृत्व निर्धारित करना, यानी कि पैतृत्व निर्धारित करने में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है तो उसके पिता का पता लगाने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि मान लीजिए कोई भी मर्डर हो जाता है तो अगर मान लीजिए व्यक्ति ने नहीं किया है, उसका कोई हाथ का निशान वगैरह नहीं है वहां पर, तो फिर उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसको निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा हम लोग इसमें बता सकते हैं कि हत्या या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हत्या करके चला जाता है तो अगर वो किसी भी चाकू को छूता है या फिर उसको मारता है तो उसका जो हाथ का जो निशान होगा उसके शरीर पर पड़ जाएगा और उसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ही हम लोग दोषी की पहचान कर सकते हैं कि किसने इसका मर्डर किया है फिर बलात्कार किया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी कि ऐसा होता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो ऐसा होता है कि कभी-कभी उसकी लाश पहचान में नहीं आती है, तो उसको पहचान करने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने वाले हैं, आपका होने वाला है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब ये आपका जो आरएनए का जो टॉपिक होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ ही में आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ भी है। आप लोग देख भी सकते हैं कि 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, 19 में। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं आरएनए में वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। यदि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आएगा तब भी आप लोग कर पाओगे, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया। अगर ये क्वेश्चन आपका लघु में आएगा तब भी आप लोग कर पाओगे और यदि आपसे क्वेश्चन दीर्घ में पूछा जाता है तब भी आप लोग आराम से कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और जैसे आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे, ये जो क्वेश्चन होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ लिखना है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आप लोग उत्तर में बताओगे कि भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर जो आपका आरएनए होता है वो निम्न 2 वर्गों में रखा जा सकता है। यानी कि जो आपका आरएनए होता है उसको हम लोग 2 वर्गों में रखते हैं। पहला आपका हो जाता है इसमें आनुवांशिक आरएनए, यानी कि जो आपका पहला होता है आपका हो जाता है आनुवांशिक आरएनए। तो इसमें आप लोग परिभाषा में बताओगे कि वह आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे हम लोग आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि समस्त पादप विषाणु में आपका क्या होता है, जो आपका आरएनए होता है वो आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जैसा कि डीएनए होता है ना, तो उसी तरीके से आनुवांशिक आरएनए आपका हो जाता है केवल और केवल समस्त पादप विषाणु में, ये आपका आनुवांशिक कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और बाकी जो चीजें होती हैं जैसा कि यूकेरियोटिक जो हो गए तो उसमें आपका ये जो आपका होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि आपका जो आरएनए होता है उसको हम 2 वर्गों में रखते हैं। एक आपका हो जाता है आनुवांशिक आरएनए, जिसमें कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है वो आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जिसे हम लोग आनुवांशिक आरएनए बोलते हैं। और ये आपका केवल और केवल समस्त पादप विषाणु में ये आपका पाया जाता है आनुवांशिक के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि अनुवांशिक आरएनए, ठीक है, ये आपका मेन होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे अनुवांशिक आरएनए जो आपका होता है, तो इसमें आप लोग उत्तर में बताओगे कि ऐसा आरएनए जो आपका अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं, अनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऐसे आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं, अनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब ये जो का यूकेरियोट्स होते हैं इसमें आपका 3 प्रकार के अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। वो कौन से 3 प्रकार होते हैं उसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और साथ ही में उसके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसे आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट ही कर चुके हो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर।
तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि यूकेरियोट्स में जो आपके 3 प्रकार का अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। इसमें आपका पहला हो जाता है संदेशवाहक आरएनए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए बोलते हैं। तो संदेशवाहक आरएनए जो आपका होता है, उसको क्या होता है ये समझते हैं। तो आप इसमें बताओगे कि जो आपका संदेशवाहक आरएनए होता है वो डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी कि जो आपका संदेशवाहक आरएनए होता है, जिसे हम लोग एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ये आपका जो अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जो कि डीएनए से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आगे आप लोग बताओगे कि इसीलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। यानी कि जो आपका संदेशवाहक आरएनए है, इसको उन्होंने मैसेंजर आरएनए नाम दिया। यानी कि पहले आपका एमआरएनए था, इसको इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5% भाग एमआरएनए का होता है। यह चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो कोशिका द्रव्य होती है, इसमें जो पाए जाने वाला जो आपका आरएनए होता है, उसका 3.5% जो भाग होता है आपका एमआरएनए का भाग होता है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला संदेशवाहक आरएनए था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए बोल रहे थे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये भी आपका अलग से पूछा जा सकता है, जैसे आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले जो आपका आरएनए होता है उसकी ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो आपका अगला हो जाता है, आपका हो जाता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम लोग टीआरएनए बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करते हैं। और जो आपका टीआरएनए होते हैं, वो आपके अमीनो अम्ल को ढोकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है, यानी कि टीआरएनए होता है, ये कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं और यह आरएनए का कुल 15% भाग तक बनाते हैं। और साथ ही में टीआरएनए जो आपका होता है, वह आपका अमीनो अम्ल को ढो करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आपका इसमें हो जाता है, जो आपका अनुवांशिक आरएनए का जो तीसरा प्रकार हो जाता है, वो आपका हो जाता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम लोग आरआरएनए बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है। इसमें आप लोग बताओगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग आरआरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। या कुल आरएनए का लगभग 80% भाग का निर्माण करता है। यानी कि जो आपका आरआरएनए होता है, ये आरएनए का सबसे ज्यादा भाग का निर्माण करता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से ये वाला जो का कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम लोग को संक्षिप्त वर्णन करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको 2 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें आपका पहला था अनुवांशिक आरएनए और दूसरा था आपका अनआनुवांशिक आरएनए। फिर हम लोगों ने अनआनुवांशिक आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, उनको भी हम लोगों ने समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि सेंट्रल डोग्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2022 में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा, आइए हम लोग समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है, वो डीएनए से आरएनए और वह प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। क्या होता है, क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया कि जो आपका अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनका जो प्रवाह होता है वो दिशा में होता है। कैसी दिशा में होता है, जैसा कि डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। तो इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत या फिर हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो या फिर केंद्रीय सिद्धांत लिखा हो या फिर सेंट्रल डोग्मा लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। ये आपका हिंदी में है, ये आपका इंग्लिश में है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि से पूछ ले कि केंद्रीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी है, तो भी आपको यही चीज बतानी है। तो ये आप लोग समझ गए कि क्रिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है, वो डीएनए से आरएनए या फिर प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। और इस तथ्य को ही क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे हम लोग अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक दिशा में बताया था, जैसे कि डीएनए से फिर आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो आपका डीएनए होता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं या फिर रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से जब आरएनए जो आपका बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर आपका जो आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसे हम लोग रूपांतरण या फिर ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हो, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी आपका पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए पर टिप्पणी लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे।
तो इसके उत्तर में आप लोग बताओगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया, यानी कि अनिषेक फलन जो शब्द है इसका नाम जो है वो उन्होंने नैल ने दिया था। सामान्यतः जो निषेचन होता है इसके बाद जो आपका अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है वो आपका फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय होता है आपका फल में विकसित हो जाता है। तो यह क्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है तथा इस क्रिया के तहत जो फल बनते हैं उन फल को हम लोग अनिषेक फल बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग केला, पपीता, संतरा, नाशपाती आदि को हम लोग अनिषेक फल के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अनिषेक फलन जो आपका क्वेश्चन था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। उसका आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और यदि आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, आपका हो जाता है त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द्विनिषेचन का जो क्वेश्चन होता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए यदि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना और जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को नोट करते हुए चलना, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 5-6 बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसकी इस बार भी संभावना बहुत ज़्यादा है आने की। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नरयुग्मक अगुणित अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणकोश में पराग नलिका से एक जो आपका अगुणित नरयुग्मक होता है वो आपका अगुणित अंडकोशिका से संयोजन कर लेता है और युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया जो आपकी होती है वो आपकी संयुग्मन कहलाती है। जबकि जो आपका दूसरा नरयुग्मक होता है वो आपका द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक यानी 2n जो पहले से ही होता है उसके साथ त्रिगुणित मिलकर के त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका 2 बार निषेचन होता है। पहली बार कब होता है? पहली बार जब आपका होता है जो आपका नर युग्मक होता है वो आपका जब अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उसे हम लोग पहली बार निषेचन बोलेंगे और ये आपका 2n यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। उसके यहाँ फिर आपका जो दूसरा नर युग्मक होता है आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी कि जो पहले से ही 2n होता है उसके साथ मिल करके त्रिगुण 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको त्रिसंलयन क्या होता है समझ गए होंगे। आगे आप उसमें बताओगे इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो निषेचन होता है वो 2 बार होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। तो इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो एक बार आप लोग सबसे पहले से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद बताइए। यानी कि हम लोग को 4 महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दे भी सकते हैं कि 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 भेद यानी कि 4 महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा देंगे सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे। फिर क्योंकि अंतर बताना है तो बीच में आप लोग लाइन खींचकर भी कर सकते हो। तो इसमें आप लोग सक्रिय प्रतिरक्षा में सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें जो शरीर की अपनी जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, यानी कि संक्रमण से बचने के लिए एक प्रतिरक्षा विकसित करती हैं, उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में पहला पॉइंट हम लोग बता सकते हैं कि यह प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। यानी कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाया जाता है, लेकिन जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें शरीर की अपनी ही कोशिकाएं जो होती हैं वो संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें से आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में इसमें प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। इस प्रकार से दो पॉइंट हो गए।
तीसरा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है, यानी कि जो आपका सक्रिय प्रतीक्षा होती है इसके उत्पन्न होने में समय लगता है। वहीं पर निष्क्रिय प्रतीक्षा की बात करें तो इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, और जो सक्रिय होता है इसमें टाइम लगता है। अगर हम बता सकते हैं कि यह लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसको उत्पन्न होने में समय तो लगता है, लेकिन ये लंबे समय तक बनी भी रहती है। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो बहुत कुछ ही समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं चेचक के प्रति प्रतिरक्षा, और उदाहरण में इधर भी आप लोग बता सकते हैं टिटनेस के प्रति प्रतिरक्षा, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है उसमें उदाहरण में आप लोग बता सकते हो टिटनेस के प्रति प्रतिरक्षा, और जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं चेचक के प्रति प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार से ये जो आपका पॉइंट था, जो क्वेश्चन था सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद बताइए, वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि टाइफाइड का कारक, लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को बताना है टाइफाइड के बारे में, उसका कारक क्या होता है उसके बारे में, और साथ ही में लक्षण भी बताने हैं टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं, और रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो उसको भी हम लोग को इसमें बताना है। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग बताएंगे जो आपका टाइफाइड रोग होता है आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, यानी कि जो टाइफाइड रोग होगा आपका उसका कारक कौन होगा, तो आप लोग बता सकते हैं साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं कि यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। वैसे तो टाइफाइड रोग हर वर्ग के इंसान में होता है, लेकिन यहाँ पर जो 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादा होने की संभावना होती है टाइफाइड रोग के, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया गया है। वैसे ये रोग हर उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। इस रोग का जो संचरण होता है वो घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन से होता है, यानी कि जो इस घरेलू मक्खी होती हैं वो संक्रमित भोजन को संक्रमित कर देती हैं, उसकी वजह से टाइफाइड रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग टाइफाइड के लक्षण को देखेंगे। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण हैं। पहला आप लोग इसमें बताएंगे कि मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप बता सकते हो मस्तिष्क पीड़ा होती है, यानी कि सर में दर्द होता है। साथ ही में टाइफाइड ज्वर जो होता है वो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है, यानी कि दोपहर के बाद उसका जो ज्वर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और संक्रमण की जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें प्रत्येक दिन जो शारीरिक ज्वर होता है वो उसमें वृद्धि होती रहती है, यानी कि मान लीजिए पहले दिन अगर कम है तो उससे उसके अगले दिन उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा हो। इस प्रकार से प्रथम सप्ताह में जो प्रत्येक दिन होता है उसमें शारीरिक ज्वर बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से टाइफाइड के लक्षण भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग परीक्षण की बात करेंगे, यानी कि किस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं कि पता लगा सकते हैं, और साथ में इसका रोकथाम एवं उपचार क्या होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका किस प्रकार से हम लोग परीक्षण करके पता लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग इसमें बताएंगे कि इसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी कि विडाल टेस्ट के द्वारा हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताएंगे कि शिशुओं को टीएबी यानी कि टैब का टीका लगवाना चाहिए। टैब का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन, ठीक है। टाइफाइड का पूरा नाम क्या होता है, टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन। टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव जो 3 वर्षों तक रहता है, यानी कि जब हम लोग शिशुओं में टैब का टीका लगवाना चाहिए टाइफाइड रोग से बचने के लिए, और उसका जो प्रभाव होता है वो 3 वर्षों तक रहता है। अगला पॉइंट हम बता सकते हैं कि आसपास सफाई रखनी चाहिए, यानी कि जो टाइफाइड रोग होता है इससे बचाव के लिए आसपास सफाई रखनी चाहिए। फिर आप बता सकते हैं भोजन ढककर रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुला रखेंगे तो फिर जो मक्खी होगी वो आएगी संक्रमित कर देगी भोजन को। अगला पॉइंट इसमें बता सकते हैं बाजार की खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे को भी आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से टाइफाइड रोग क्या होता है, उसके कारक क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि इंटरफेरेंस क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका महत्व समझाइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ से 2005 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 14 में, 16 में। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ लिखने का बस यही कह सकते हैं कारण है कि आप लोग को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है। इसी वजह से मैं ये चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अगले साल भी पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है ये आपका कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है,
जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इंटरफेरेंस होता है या कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि आइसेक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया और चूंकि इसके द्वारा अंतःकोश के विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरफेरॉन बोलते हैं। इस प्रकार से इतना पॉइंट आपको समझ लेना है, इसे आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हुए चलना। ठीक है, आगे आप उसमें बता सकते हैं कि इंटरफेरॉन्स विषाणु के केंद्रीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते। इंटरफेरॉन्स का जो उपयोग होता है वो संक्रमित कोशिकाओं द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने हेतु भी किया जाता है, यानी कि जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उसको बचाने के लिए भी इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो संक्रमित कोशिकाएं होंगी उसके द्वारा हम लोग अन्य जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसको संक्रमण ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग इंटरफेरेंस का उपयोग करते हैं, जिससे वह सूचना ग्रहण करके अपना बचाव कर सकें। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन क्या होता है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, तो इसे भी आप लोगों की कॉपी में नोट कर लीजिए। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहितमल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और 3 बार की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक और द्वितीयक वाहितमल उपचार के बीच में क्या मुख्य अंतर है, उसको हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। साथ में दीर्घ में भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन होता है अति लघु, लघु, दीर्घ सभी में पूछा जाता है। 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि प्राथमिक और द्वितीयक वाहितमल उपचार क्या होता है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें बताएंगे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिकमल उपचार के मुख्य अंतर निम्न है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी अंतरों को। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे प्राथमिक वाहिकमल उपचार और इधर आप लोग लगा दोगे द्वितीयक वाहिकमल उपचार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हेडिंग लगा देंगे। फिर आप लोग इसमें बताएंगे प्राथमिक वाहितमल उपचार में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह उपचार की भौतिक विधि, यानी कि जो आपकी प्राथमिक वाहितमल उपचार विधि होती है या उपचार की भौतिक विधि होती है। जो आपका द्वितीयक वाहितमल उपचार की जो विधि होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक विधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है एक पॉइंट कि यह उपचार की भौतिक विधि है और यह उपचार की आपकी जैविक विधि है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे आप लोग बताएंगे प्राथमिक वाहितमल उपचार में कि इसमें बड़े कणों और बहते हुए कूड़े करकट जैसे कि कागज हो गया, ठोस पदार्थ हो गए जैसे कि मिट्टी, ग्रेट आदि पदार्थों को अलग करने का कार्य करते हैं प्राथमिक वाहितमल उपचार में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। द्वितीयक वाहितमल उपचार में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग निलंबित और घुलित कार्बनिक पदार्थों को अलग करते हैं। यानी कि जो आपका प्राथमिक वाहितमल उपचार होता है इसमें हम लोग बड़े बड़े कणों को अलग करने का कार्य करते हैं, और जो आपका द्वितीयक वाहितमल उपचार होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक यानी कि घुलित कार्बनिक पदार्थों को अलग करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से दो दो पॉइंट हो गए। अब इसमें आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है कि अवसादन व निस्यंदन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके प्राथमिक वाहितमल उपचार में होती है, और जब आपका द्वितीयक वाहितमल उपचार होता है इसमें आपका वायवीय या अवायवीय इकाइयां उपयोग में ली जाती हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट इसमें हो गए। आगे आप लोग बताएंगे प्राथमिक वाहितमल उपचार में कि यह प्रक्रिया साधारण व कम समय लेती है। जो आपका प्राथमिक वाहितमल उपचार होता है आपका बहुत ही कम समय लेती है, और यह प्रक्रिया जो होती है बहुत ही साधारण होती है, क्योंकि इसमें जो आपका जो पानी होता है उसमें से जो आपके बड़े कूड़े करकट होते हैं उसको निकालने का कार्य होता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह प्रक्रिया साधारण होती है और साथ में कम समय लेती है। और वहीं पर जो आपका द्वितीयक वाहिमल उपचार होता है यह प्रक्रिया जटिल होती है और साथ में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, घुलित कार्बनिक पदार्थों को जल से निकालने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो पूरा क्वेश्चन था कि प्राथमिक और द्वितीयक वाहिमल उपचार के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं और मानव के लिए प्रतिजैविकों का क्या महत्व है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में, 18 में, 19 में, 22 में 4 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिजैविक आखिर क्या होता है और मानव के लिए प्रतिजैविक का महत्व क्या होता है। ये चीज़ अभी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप लोग उत्तर में बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न हुए रासायनिक पदार्थ
जो दूसरे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं, उसके द्वारा हम लोग रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो दूसरे सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकते हैं, उसे हम लोग प्रतिजैविक बोलते हैं। और ये आपका जो होता है ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। अब आप लोग इसमें आगे बता सकते हैं कि वर्तमान में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है और सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक की खोज की थी 1929 ईस्वी में। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस प्रकार से इतना आप लोग बताएंगे। फिर उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण जो आपके प्रतिजैविक हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ में वो किन से उत्पन्न हुए हैं या फिर किनकी सहायता से उनको बनाया गया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आगे आप लोग हमें बताएंगे क्लोरेम्फेनिकाल जो आपका होता है प्रतिजैविक आपका बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिंजुएली से। इस प्रकार से आपका हो गया। पेनिसिलिन जो आपका होता है ये आपका बनता है पेनिसिलिन नोटेटम से बनता है और साथ में जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से बनता है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रतिजैविक होता है इन प्रकार रोगों के सहायता से बनता है। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे उपयोग कि प्रतिजैविक का आखिर हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है और प्रतिजैविक मनुष्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि जो प्रतिजैविक होता है प्रतिजैविकों का उपयोग जो होता है विभिन्न रोगों जैसे कि मुख्यतः आप लोग बता सकते हैं जीवाणु जनित के उपचार में किया जाता है। वैसे तो जो प्रतिजैविक होते हैं उनका उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए करते हैं दवाइयों के रूप में, लेकिन जो मुख्यतः होता है मुख्यतः हम लोग जीवाणु जनित रोगों से ही बचने के लिए हम लोग प्रतिजैविकों का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ तक समझ गए। आगे आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये औषधियाँ अन्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि का संदमन कर उनको नष्ट कर देती हैं। ठीक है, जो अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए उनको क्या कर देती हैं, उनकी वृद्धि का संदमन कर देती हैं और फिर उनको नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से जो आपका प्रतिजैविक वाला क्वेश्चन था कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं और मानव के लिए प्रतिजैविकों का क्या महत्व है, तो उसे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि बायोगैस क्या है और इससे मनुष्य को होने वाले दो लाभ बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा भी गया है और ये पूछा भी जा सकता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग इसमें उत्तर में बताएंगे कि बायोगैस जो होती है वो मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है और ये गैस जैव भार के अवायवीय विखंडन या किण्वन से उत्पन्न होती है। तो बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है आप लोग बता सकते हैं कि बायोगैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है और ये गैस जैव भार के अवायवीय विखंडन या किण्वन से उत्पन्न होती है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं कि जो आपका बायोगैस होता है उसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि बायोगैस में 50 से 70% CH4 यानी कि मीथेन होता है। 30 से 40% आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 1% आपका H2S होता है तथा सूक्ष्म मात्रा में आपका H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया तथा CO होती है। तो ये आपके बायोगैस के घटक हो गए। यदि आपसे कोई पूछे कि बायोगैस क्या है तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि बायोगैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है और ये गैस जैव भार के अवायवीय विखंडन या किण्वन से उत्पन्न होती है। और यदि आपसे कोई पूछे कि बायोगैस के जो घटक है उनका नाम बताइए तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि बायोगैस में 50 से 70% CH4 यानी कि मीथेन पाई जाती है। 30 से 40% आपका CO2, 1% आपका H2S और तथा सूक्ष्म मात्रा में H2, N2, O2 तथा CO होती है। इस प्रकार से घटक भी बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे इसमें पूछा गया था कि इससे मनुष्य को होने वाले दो लाभ बताइए। तो बायोगैस से बहुत सारे लाभ होते हैं लेकिन हम लोग को यहाँ पर दो लाभ बताने, तो दो लाभ आप लोग आराम से बता सकते हैं कि पहला लाभ आप इसमें बताएंगे कि बायोगैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग बायोगैस का निर्माण करते हैं और उससे हम लोग बहुत सारे लाभ को उठाते हैं। उसका फिर जो आपका अपशिष्ट बच जाता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खाद के रूप में करते हैं खेतों में, जो कि हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि इस गैस का उपयोग हम लोग प्रकाश तथा खाना बनाने में किया जाता है। यानी कि जो बायोगैस होता है उसका प्रयोग हम लोग प्रकाश के लिए करते हैं, यानी कि उजाला करने के लिए करते हैं, साथ में खाना बनाने के लिए भी हम लोग बायोगैस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बायोगैस क्या है और इससे मनुष्य को होने वाले दो लाभ मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग तैयार कर लो, याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और है वो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो हम लोग को इसमें सबसे पहले क्या बताना है, हम लोग को सबसे पहले इसमें बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा हम लोग को सबसे पहले इसमें देना है और उसके बाद में फिर हम लोग को खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है 2007 में, 8 में, 9 में, 11 में, 14 में, 16 में, यानी कह सकते हैं आप लोग 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, उसके बाद में फिर हम लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो अंतर होता है उसको भी समझेंगे, फिर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख भी सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस बार भी आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखना शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसमें बताएंगे पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, पारिस्थितिक या फिर बोल सकते हैं पारितंत्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, आपका वही पारिस्थितिक तंत्र या फिर आप लोग बोल सकते हैं पारितंत्र कहलाता है। दोनों एक ही चीज है, पारिस्थितिक तंत्र बोलो या आप लोग या फिर पारितंत्र बोलो। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंध तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, उसको हम लोग पारतंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पारतंत्र की परिभाषा को समझ लिया है। अब हम लोग उसमें देखेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे खाद्य श्रृंखला इस साइड में और इधर आप लोग लगा दोगे खाद्य जाल। फिर हम लोग इसमें उत्तर देखना स्टार्ट करेंगे और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो कह सकते हैं कि अंतर होगा, उस अंतर को मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो खाद्य श्रृंखला में आप लोग सबसे पहला पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि इसमें जीवधारियों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों की संख्या सीमित होती है। और वहीं पर खाद्य जाल की बात करेंगे तो इसमें जीवधारियों की जो संख्या होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि वह आपकी असीमित होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहला पहला पॉइंट इसमें। खाद्य श्रृंखला में हम लोगों ने देखा कि इसमें जीवधारियों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, और खाद्य जाल में जीवधारियों की संख्या असीमित होती है। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया है। अब हम लोग खाद्य श्रृंखला में दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसमें केवल एक श्रृंखला होती है, यानी खाद्य श्रृंखला में केवल एक श्रृंखला होती है। लेकिन खाद्य जाल की जब हम बात करेंगे तो इसमें अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके आपका खाद्य जाल बनाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को नोट करिए। फिर हम लोग इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है, आपका हो जाता है कि इसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण एक मार्ग से होता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण एक मार्ग से होता है। वहीं पर खाद्य जाल की बात करेंगे तो इसके माध्यम से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह आपका अनेक मार्गों से होता है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जो अंतर था उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए तथा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2014 में, 18 में, 22 में, 23 में आया हुआ है। और यदि आप लोगों ने कुछ भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में तो आपको ये जरूर पता होगा कि रेड डाटा बुक आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आइए हम लोग समझ लेते हैं कि रेड डाटा बुक आखिर क्या होता है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे IUCN। तो ये IUCN क्या होता है, सकते हैं कि जो फुल फॉर्म होता है उससे आप लोग समझ लीजिए। तो IUCN का जो फुल फॉर्म होता है आपका हो जाता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका फुल फॉर्म होता है IUCN। यदि आपसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले कि IUCN का फुल फॉर्म बताइए तो आप लोग बता सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेज। आपका फुल फॉर्म होता है IUCN। तो रेड डाटा बुक में इसका उत्तर में आप लोग बताएंगे कि IUCN द्वारा जारी एक विशेष किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आशंकित,
दुर्लभ सुभेद तथा अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। यानी कि इसमें जो रेड डाटा बुक होती है, इसमें आपके जो विलुप्त हो गए हैं जंतु, उनके बारे में यहाँ पर दिया जाता है विवरण उसका। साथ ही में जो आपके जीव जंतु जो आपके संकटग्रस्त हैं, यानी कि उनका विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, तो उनको इसमें लिखा जाता है, इसमें विवरण दिया जाता है। फिर इसमें आपका जो क्षति आशंकित, यानी कि जिनकी संभावना है कि वो उनको क्षति पहुँचाई जा रही है, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। साथ में जो दुर्लभ सुवेद हैं, यानी कि जिनका मिलना बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ है, उन चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। यानी इन्हीं प्रकार से अनेक चीज़ों की जानकारी इसमें सूचीबद्ध विवरण के रूप में दिया जाता है। यानी कि रेड डाटा बुक में इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया जाता है कि कौन सी जाति आपकी संकटग्रस्त है, कौन सी आपकी विलुप्त हो चुकी है, कौन सी आपकी क्षति आशंकित है, कौन सी दुर्लभ है। इस प्रकार से बहुत सारी जानकारियों का विवरण आपका इसमें दिया जाता है रेड डाटा बुक में। तो यही आपका रेड डाटा बुक कहलाती है, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि रेड डाटा बुक की इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है, अब हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग रेड डाटा बुक क्या होता है उसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग रेड डाटा बुक की क्या उपयोगिता होती है, क्या इसका महत्व होता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और रेड डाटा बुक की महत्वता को समझते हैं। तो रेड डाटा बुक की जो उपयोगिता होती है, इसमें आप लोग पहला पॉइंट बता सकते हैं कि ये पुस्तक लुप्त हो रही जीव प्रजातियों की जानकारी देती है। यानी कि ये पुस्तक जो होती है रेड डाटा बुक, ये आपका लुप्त हो रही, यानी कि विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जानकारी देती है। आगे आप लोग बता सकते हैं कि इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति का जानकारी मिलती है। यानी कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो जातियां आपकी संकटग्रस्त हैं, उनके आश्रय यानी कि वो जहाँ पर रहते हैं उनके स्थल की जानकारी हम लोग को इससे मिलती है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बता सकते हैं कि ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है। यानी कि ये हमें वर्तमान में जो जीव उपलब्ध हैं उनकी संख्या के बारे में ज्ञात कराती है। फिर आप लोग इसमें आगे बता सकते हैं कि ये पुस्तक आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि उनके आंकड़े, जैसे बहुत सारे जीवों के आंकड़े बहुत ज़्यादा तीव्र गति से कम होते जा रहे हैं, तो उसी के माध्यम से ये लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है। तो रेड डाटा बुक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेड डाटा बुक की परिभाषा मैंने आपको बता दी है और साथ ही में इसका क्या महत्व होता है उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इन दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम इसमें देखते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। 2017 में 18 में 2 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर IUCN के बारे में पूरी जानकारी देनी है और साथ ही में WWF के बारे में पूरी जानकारी देनी है और साथ ही में इसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग उत्तर में बताएंगे। सबसे पहले नंबर 1 की बात हम बात करेंगे IUCN के बारे में। तो आप लोग बता सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि IUCN का जो फुल फॉर्म होता है आपका हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेस। ये संगठन है, संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी और यह आपका संगठन दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के संबंध में जानकारी देने का कार्य करती है। यानी कि जो IUCN का जो फुल फॉर्म उसे मैंने आपको बता ही दिया है और साथ में ये भी बता दिया कि IUCN की जो संगठन की जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसका जो महत्व है वो आपका हो जाता है दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के संबंध में जानकारी देना। तो इस प्रकार से IUCN के बारे में जो जानकारी थी उसे आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग WWF के बारे में समझेंगे। तो WWF में आप लोग बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या विश्व वन्य जीवन कोष। यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आपका होता है इंग्लिश में फुल फॉर्म, और इसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं विश्व वन्य जीवन कोष। इस संगठन की स्थापना सन 1962 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में ही की गई थी और इसके अंतर्गत वन्य जंतुओं के संरक्षण के साथ उनके संरक्षण हेतु धन का भी एकत्रीकरण किया जाता है। यानी कि वन्य जीवों के जो जीव होते हैं उनका संरक्षण तो किया ही जाता है और साथ ही में उनके संरक्षण के लिए जो राशि की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, उसका एकत्रण भी WWF के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए, तो मैंने इसमें इन दोनों के पूरे नाम भी बताए हैं और साथ ही में इसमें जो जो चीज़ें होती हैं उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, इसे भी नोट कर लीजिए। वो कौन सा हो जाता है, आइए हम उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 में
10 में, 11 में, 13 में, 15 में, 19 में, 22 में, यानी कि 6-7 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि सहजीवन क्या होता है और सहजीवन को हम लोग सहजीविता भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आपके सहजीविता है या फिर सहजीवन आए, बात एक ही होगी। वो चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि सहजीविता पर टिप्पणी लिखिए तब भी आप लोग यही चीज़ बताओगे, और यदि पूछ ले कि सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए तब भी आप लोग यही चीज़ बताओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। तो चलिए हम लोग सहजीविता या फिर हम लोग बोल सकते हैं सहजीवन पर टिप्पणी लिखना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे सहजीविता या सहजीवन। फिर आप इसमें लिखना स्टार्ट करोगे कि सहजीविता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, यानी कि जो सहजीविता है या सहजीवन है, यह आपका एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो या फिर दो से अधिक जातियों के जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। यानी कि इनमें से क्या होता है, किसी एक जीव को या फिर सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। और सभी यह सहजीविता को संबंध के आधार पर हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग टिप्पणी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बताएंगे कि सहजीविता जो आपका होता है यह आपका एक प्रकार का धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के बीच जातियों के जीव आपके एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या कह सकते हैं एक या फिर बोल सकते हैं कि सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीविता या फिर सहजीवन बोलते हैं। और सहजीविता को हम लोग संबंध के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग वर्गीकृत करके भी बता सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं सहकारिता और सहकारिता में आपके 2 पॉइंट होते हैं। आपका हो जाता है अविकल्पी सहकारिता और दूसरा आपका हो जाता है विकल्पी सहकारिता। वहीं पर दूसरा पॉइंट इसमें आपका हो जाता है सहभोजिता, और सहभोजिता में भी आपके 2 पॉइंट होते हैं। आपका हो जाता है सतत संपर्क के साथ सहभोजिता, दूसरा आपका होता है असतत संपर्क के साथ आपका सहभोजिता, और तीसरा आपका होता है आदि सहयोग। तो इसमें जो आपका सहजीविता होता है फिर सहजीवन होता है, इसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला भाग आपका होता है सहोपकारिता जिसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। और फिर दूसरा पार्ट आपका हो जाता है सहभोजिता, इसमें भी आपके 2 पॉइंट होते हैं। और तीसरा आपका होता है आद्य सहयोग, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको जो सहजीवन होता है इसको हम लोगों ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले आप लोग सहजीविता या फिर सहजीवन की टिप्पणी लिख दोगे, यानी कि उसकी परिभाषा, और उसके आप इस प्रकार से पॉइंट भी बता सकते हो। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि परस्परता या फिर हम लोग बोल सकते हैं सहोपकारिता, यानी कि जो सहोपकारिता होती है उसको हम लोग परस्परता भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज होती है। यदि आपसे क्वेश्चन में सहोपकारिता है तब भी आप लोग समझ जाओगे कि परस्परता ही है, और यदि परस्परता है तभी आप लोग समझोगे कि सहोपकारिता। इसीलिए मैंने दोनों चीज यहाँ पर लिख के बता दी है कि परस्परता ही आपका सहोपकारिता होती है। तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखी, यानी कि हम लोग इसमें परस्परता या फिर बोल सकते हैं सहोपकारिता पर टिप्पणी देना है और साथ ही में सहभोजिता पर भी टिप्पणी लिखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में, 11 में, 12 में, 13 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, यानी कि 7-8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सहोपकारिता क्या होती है, साथ ही में सहभोजिता पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि परस्परता यानी कि सहोपकारिता क्या होती है। आइए हम लोग उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सहोपकारिता यानी कि जो परस्परता होती है वो आपकी 2 प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है। यानी कि सहोपकारिता 2 प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कार्य निर्भरता दर्शाती हैं। यानी कि जो सहोपकारिता होती है, यानी कि जो परस्परता होती है, इसमें क्या होता है कि 2 प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी या स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। यानी कि इसमें जो दोनों जातियां होती है दोनों को भी लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कार्यकीय निर्भरता दर्शाती हैं। परस्परता कहलाती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं सहोपकारिता कहलाती है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि सहोपकारिता का यह संबंध सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है। यानी कि सहोपकारिता का यह जो संबंध होता है आपका सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है, तथा यह आपका अविकल्पी तथा विकल्पी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार से परस्परता या सहोपकारिता पर हम लोगों ने टिप्पणी को समझा है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और परस्परता तो जो क्वेश्चन था हमारा, परस्परता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। तो परस्परता के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर सहभोजिता के बारे में समझने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग सहभोजिता को देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे सहभोजिता का, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को
क्षति पहुंचाई ही लाभान्वित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कोई जीव या फिर पादप हो जो किसी मतलब कह सकते हैं कि बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होते हैं, यानी कि लाभ की प्राप्ति करते हैं, तो उसे हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। उदाहरण में आपको बता सकते हैं आर्किड, आरोही एवं कठहलताएं। तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण हो जाता है। और सहभोजिता का जो परिभाषा होती है बहुत ही सिंपल होती है कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होते हैं, तो उसे ही हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं कि आर्किड, आरोही एवं कठहलता। इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन था कि परस्परता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोनों आपके अलग अलग से भी आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ में बता दिया। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग को देखना है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि प्रतिजीविता व परजीविता को स्पष्ट कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2016 में, 13 में, 19 में, 23 में, 22 में, 20 में कई बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिजीविता व परजीविता को स्पष्ट हम लोग को करना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रतिजीविता क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे परजीविता क्या होती है। तो प्रतिजीविता में आप लोग बता सकते हैं कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देना ही आपका प्रतिजीविता कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या फिर हम लोग बोल सकते हैं आंशिक रूप से रोक देना ही आपका प्रतिजीविता कहलाती है। तो प्रतिजीविता क्या होती है आप लोग समझ लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और परजीविता के बारे में समझेंगे। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग परजीविता के बारे में समझते हैं। तो परजीविता में आप लोग बता सकते हो कि जब एक जीव या पादप भोजन के लिए दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होता है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीविता बोलते हैं। क्या होता है कि जब एक जीव या पादप भोजन के लिए दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होते हैं, इसको हम लोग परजीविता बोलते हैं। ये आपके कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं कि पूर्ण तना परजीवी, दूसरा आपका होता है पूर्ण मूल परजीवी और टीनिया आदि आपके परजीविता के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से प्रतिजीविता और परजीविता को स्पष्ट करना था, हम लोगों ने कर दिया है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जातियों में प्रतियोगिता का जो प्रभाव होता है उस पर हमको टिप्पणी लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो यार 10 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 23 में कई बार पूछा गया है। तो स्पर्धा या प्रतियोगिता क्या होती है जातियों के मध्य में, वो हमको यहाँ पर समझना है। तो इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी जो परिभाषा इस प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे स्पर्धा या प्रतियोगिता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। सबसे पहले आपको इस लाइन को समझना है कि एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है ये, जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या अधिक जीवों के मध्य होती है। और इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है वो आपकी स्थान के लिए भी हो सकती है, भोजन के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रकाश के लिए, खनिज के लिए, जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। प्रतियोगिता या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पर्धा जो आपका होता है वह समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। और इसमें जो कमजोर प्रतियोगी होते हैं उनके समाप्त होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जो कमजोर होंगे उनकी समाप्ति की अधिक संभावना होती है। और यह आपका दो प्रकार का होता है। इसमें हम बता सकते हैं कि स्पर्धा या जो प्रतियोगिता होती है आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आप लोग बता सकते हैं कि अंतर जातीय प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा, और दूसरा आप बता सकते हैं कि अंतः जातीय प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से दो पॉइंट इसमें होते हैं। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जातियों में प्रतियोगिता पर प्रभाव का जो टिप्पणी हम लोगों ने बताई उसे भी आप लोग समझ गए होंगे। जिसे भी दिया गया है कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईवीएफ तकनीक आखिर क्या होती है, उसके बारे में हमको इसमें जानकारी देनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में, 11 में और 19 में आया हुआ है। 3 बार आपको पता होना चाहिए कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग किस प्रकार से बताओगे। तो आईवीएफ सबसे पहले आप लोग समझोगे कि आईवीएफ आखिर क्या होता है। यानी कि जो परख नली शिशु होता है उसको हम लोग आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत बताते हैं। आइए समझ लेते हैं। तो आईवीएफ को जब हम लोग फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं
अंतःपात्रीय निषेचन। तो ये जो आपका आईवीएफ जो आपका तकनीक होती है, इसमें क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। यानी कि जो परख नीलू शिशु होता है, इसका मतलब यही होता है कि आईवीएफ का जो तकनीक है इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत हम लोग शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन कराते हैं। शरीर के भीतर जैसी जो परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति में हम लोग शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें उस प्रकार का निषेचन कराते हैं। अब इस विधि में पत्नी या फिर दाता स्त्री के जो अंडाणु होते हैं तथा पति की बात करें या फिर पति या फिर आप बोल सकते हो दाता पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उनको हम लोग प्रयोगशाला में ले जाकर के निषेचन कराते हैं, जिससे जायगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आपका होता ये है कि शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी परिस्थिति में ही शरीर से बाहर एक टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। इसमें आपका जो पुरुष होता है उसका जो शुक्राणु होता है और जो मादा होती है उसका जो अंडाणु होता है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं प्रयोगशाला में ले जा करके निषेचन कराते हैं, जिससे जायगोट या फिर युग्मनज का निर्माण होता है और वो जायगोट या फिर युग्मनज को हम लोग पत्नी में स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि जिसमें भी बच्चा करवाना है उसमें हम लोग क्या करते हैं स्थानांतरित कर देते हैं और जिसके बाद में फिर कुछ समय पश्चात यानी कि समय अवधि के पश्चात शिशु का जन्म हो जाता है। तो यही आपका आईवीएफ तकनीक होती है और आईवीएफ तकनीक जो आपकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकता है और साथ में एक शॉर्ट एक नंबर में भी आ सकता है कि आईवीएफ का पूरा नाम बताइए। तो आईवीएफ का पूरा नाम आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और हिंदी में अंतःपात्रीय निषेचन। तो इस प्रकार से आपको ये चीज याद रखना है और साथ ही में परख निषेध शिशु क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है पूरा मैंने आपको आंसर बता दिया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो और इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि यौन संचारित रोग आखिर क्या होता है और इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे यौन संचारित रोग का, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं उसको हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं उनको हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। तो यौन संचारित से आप क्या समझते हो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग को इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसे भी देख लीजिए। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यौन संचारित रोगों से निम्नलिखित साधारणता क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। यानी कि यौन संचारित रोग से हम लोग निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास के द्वारा हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट आप बता सकते हो कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे आपका कह सकते हैं कि यौन संचारित रोग हो सकता है। अगर मान लीजिए जिसके साथ भी आप लोग इस प्रकार से बना रहे हो शारीरिक संबंध, अगर उसमें पहले से कोई भी ऐसा रोग है तो फिर वो आपके अंदर भी आ जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। अगला पॉइंट आप लोग इसमें बता सकते हैं कि मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कि कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि मैथुन के समय अवरोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे भी ये रोग आपका रुक जाता है। फिर अगला पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि लोगों को यौन या लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए। यानी कि लोगों को इस बारे में बताना चाहिए कि इन इन चीज़ों से भी रोग फैलते हैं ताकि लोग जागरूक होंगे और फिर वो अगर ऐसा कोई काम करते भी हैं तो वो अवरोध विधियों का प्रयोग करेंगे और या फिर अनजान या फिर कह सकते हैं अनेक व्यक्तियों के साथ इस प्रकार से संपर्क बनाना सेफ नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है और इससे बचने के लिए जो आप कह सकते हैं साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास है उसे आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2005 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 15 में, 16 में, यानी कि 8, 9, 10 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि की स्टोन प्रजातियां आखिर क्या होती हैं और उदाहरण भी हम लोग को इसमें पता होना चाहिए। तो आप लोग की स्टोन प्रजातियों में बताओगे कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिक पर प्रभाव मात्र उनकी अधिकता अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक अनेक कार्यों से अभिव्यक्त होता है उसे ही हम लोग की स्टोन प्रजाति कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट करिएगा कि वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक
संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे ही हम लोग कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं। आप लोग रिपीट करो 2-3 बार, आपको ये याद हो जाएगा। आगे आप लोग बता सकते हैं कि स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप लोग बता सकते हैं उदाहरण में कि वृक्ष के नीचे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता आदि में काफी परिवर्तन आ जाता है। अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों की सामुदायिक संरचना, ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होता है। यह वृक्ष एक की स्टोन प्रजाति की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी समझ गए होंगे कि यह वृक्ष भी आपका की स्टोन प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, मैंने आपको बता दिया है, पूरा नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन ये आता ही आता है। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी कि कई बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि मानव इंसुलिन आखिर क्या होता है। तो इसको क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग उत्तर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मानो इंसुलिन, पे लिखना स्टार्ट करोगे कि इंसुलिन एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? इंसुलिन आपका एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। यानी कि क्या करता है, रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन की जब अपूर्णता रुधिर में हो जाती है तो फिर ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि इस हार्मोन की जब कमी हो जाएगी तो रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप रुधिर से कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं प्राप्त करती हैं और यह आपका हो जाता है मधुमेह रोग, यानी कि जिसे बोलते हैं आप लोग नॉर्मल भाषा में शुगर, यानी कि डायबिटीज। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि डायबिटीज किस प्रकार से होता है और फिर मानो इंसुलिन किस प्रकार से डायबिटीज में उसका कह सकते हैं सहयोग करता है, इंसुलिन हम लोग की डायबिटीज को कम करने में। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको, तो उसे भी आपको नोट करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज्यादा ही लिखना पड़ता है। तो इसमें अब आप लोग बताओगे क्या, आप लोग बताओगे कि सन 1982 ईस्वी में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। अब ये क्वेश्चन आपका जो मानव इंसुलिन का है इस प्रकार से भी कभी कभी आ जाता है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी में आप लोग जितना मैंने आपको पहले पेज में बताया था उतना कर सकते हो, लेकिन यदि पूछ ले आपसे कि मानव इंसुलिन किस प्रकार से बना, उसका प्रोसेस बताइए, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो कि सन 1982 ईस्वी में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के समान थे। फिर उन्होंने क्या किया ये समझते हैं। उन्होंने अनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके इन जीन्स को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके इंसुलिन श्रृंखलाएं प्राप्त की और फिर उन्होंने इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाओं को पृथक रूप से प्राप्त करके उन्हें डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया गया और इससे उत्पादित इंसुलिन को ही हम लोग मानव इंसुलिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा क्वेश्चन था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है कि मानव इंसुलिन आखिर क्या होता है। और यदि आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे कम से कम 1.5 पन्ने से कम नहीं लिखना है। जब आप लोग बोर्ड परीक्षा कॉपी देने जाओगे वहां पर तो आपको लगभग 1.5 पन्ने के करीब लिखना है 3 नंबर पूरे अच्छे तरीके से प्राप्त करने के लिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको गलत लिखो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सही लिखना पड़ेगा। सही लिखोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में, 19 में, 23 में 3 बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही में ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ आपके जो क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो 2 और 3 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसका कार्य क्या है, आइए समझ लेते हैं। इसमें आप लोग बताओगे कि ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों से काटते हैं और ये एंजाइम केवल द्विसूत्री डीएनए पर क्रिया करते हैं। यानी कि ये एंजाइम क्या करते हैं, केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करते हैं। इन्हें हम लोग आणविक कैंचिया या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। और जीवाणु के 230 से भी ज्यादा प्रभेदों से 900 से भी अधिक
प्रतिबंधन एंजाइम अलग किए जा चुके हैं। ठीक है, आगे आप लोग बता देंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम जो आपका होता है वो न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आते हैं, और जो न्यूक्लियस समूह होता है आपका दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हेक्सोन्यूक्लियेज, एक आपका होता है एंडोन्यूक्लियेज। अब ये हेक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है उसको समझेंगे, एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो हेक्सोन्यूक्लियस में आप बता सकते हो कि हेक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोसाइड्स को काटता है, यानी कि हेक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोसाइड्स को काट देता है, न्यूक्लियोटाइड्स को। और जो आपका कह सकते हैं जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बीच में से विशिष्ट स्थानों पर काटता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। अब इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न थे वो पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देख लेना। पूरी किताब से आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसका तो वीडियो आपका हो ही गया कंप्लीट। फिर आपका एक क्वेश्चन और था पूरी किताब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसको भी अगर आप तैयार करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों को देखो, तैयार करो, फिर हम लोग क्या करेंगे वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।